देखिए बिल्कुल जो 7वें चरण के फेज का जो चुनाव है जो 1 जून को होना है गोरखपुर सहित तमाम अलग अलग जनपदों में 13 लोकसभा सीट पे। तो ऐसे में आज उसका प्रचार प्रसार थम गया है और आज के बाद अब कोई भी जनसभा नहीं होगी, कोई भी नुक्कड़ सभाएं नहीं होंगी, सिर्फ डोर टू डोर कैंपेनिंग होगा। तो ऐसे में आप समझिए कि गोरखपुर के 2 लोकसभा सीटों पर जो प्रचार प्रसार था, जो शोर था, वो थम चुका है। और अब इसके बाद कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी और परसों सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। और जिस मतदान को लेकर के यहाँ के लोग इंतजार कर रहे थे, और चूंकि इस पूरे लोकसभा चुनाव 2024 की बात करें तो 7 फेज में ये चुनाव हुआ है। ऐसे में 7वें फेज का मतदान कल परसों है और पैसे में उसको लेकर तैयारियां भी की जा रही हैं। और अब जब जितने भी प्रत्याशी हैं, चाहे गोरखपुर के सदर की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से रवि किशन है, तो वहीं इंडी गठबंधन से काजल निषाद है। और वहीं लोकसभा बांसगांव की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी से 3 बार के सिटिंग एमपी कमलेश पासवान है, तो उनके सामने जो है इंडी गठबंधन के जो है सदल प्रसाद मौजूद है, जो कि पिछले कई 2-3 बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो ऐसे में आप समझिए कि चुनाव काफी दिलचस्प हो रहा है। और ऐसे में आज जब चुनाव प्रचार थम गया है तो उसके बाद थोड़े कुछ घंटे तक जो है प्रत्याशी राहत की सांस लेंगे, लेकिन उसके बाद से ही लगातार डोर टू डोर जाकर के कैंपेनिंग करेंगे, लोगों से मिलेंगे और वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। और कल से लेकर के शाम तक जो है लगातार लोगों के घरों तक जाएंगे, रात तक जाएंगे और अगले दिन जो है उन सभी वोटरों को बूथ पर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कल पोलिंग पार्टियां भी रवाना हो जाएंगी और वो बूथ पर जाकर के निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अपने ड्यूटी और अपने कार्य को लेकर के वहां पर मुस्तैद नजर आएंगी। जी चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। दोबारा आपका रुख करेंगे। 2 खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रिपोर्टर्स भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनम्र सेन सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका स्वागत करता हूं विनम्र सिंह जी। साथ ही साथ मनीष अग्रवाल है राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनीष अग्रवाल जी, आप ही के पास आऊंगा। जिस तरीके से अब आखिरी चरण के लिए मतदान यहाँ पर होना है, तैयारी लगातार पार्टियों की तरफ से यहाँ पर देखने को मिली। 6 चरण के लिए मतदान हो चुका है। अगर उन परिस्थितियों को हम समझना चाहे, क्या कुछ लग रहा है अब? देखिए, ये जो 13 सीटें मतदान के लिए जा रही हैं, इसमें से बीजेपी 11 सीटें जीती थी, 2 सीटें बीएसपी जीती थी। और गोरखपुर और वाराणसी भी, जैसे गोरखपुर अभी आपके संवाददाता कह रहे थे, गोरखपुर की सीट पे पिछली बार 7.5 लाख वोट रवि किशन को मिला था। 5.5 लाख, 6 लाख के वोट के मार्जिन से वो जीते थे। तो इन सीटों पे बस ये देखना है कि क्या मार्जिन और बढ़ता है या नहीं बढ़ता है। इतना बड़ा बदलाव आने की कोई प्रक्रिया हमें नहीं दिखती कि कोई यहाँ पे फाइट होगी। बनारस में भी फाइट जो है वो मार्जिन की फाइट है। बाकी मुझे लगता है इन सीटों पे बीजेपी अच्छे से चुनाव लड़ रही है। और इस बार कोशिश ये है कि जो 2 सीटें पिछली बार नहीं मिल पाई थी, वो दोनों सीटें भी जीतने की कोशिश करी जाए। आप देख रहे होंगे कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरीके से प्रचार करा है यूपी में। लगभग उन्होंने पूरे भारत में 200 से ज्यादा रैलियां करी हैं इस 7 चरण के फेज के चुनाव में। प्रधानमंत्री जी का कल मैं देख रहा था, 80 से ज्यादा तो उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं चैनलों को, अखबारों को, मीडिया को। तो हर तरह से हर तरीके की कोशिश करी है जनता तक अपनी बात पहुंचाने की। इलेक्शन शुरू होने से पहले और होते हैं, इलेक्शन के बीच में मुद्दे और नैरेटिव चेंज हो जाते हैं। वही हमें देखना है कि जैसे विपक्ष जिस चीज की बात कर रहा था, पिछड़ा दलित आदिवासी, उन्हीं के आरक्षण की बात हो रही थी। तो अगर आप देखें तो भारत के प्रधानमंत्री जो है वो पिछली जाति से आते हैं। जब बीजेपी को पहली बार मौका मिला 14 से 19 तक के लिए, तो उन्हें एक रामनाथ कोविंद जी को, दलित को राष्ट्रपति बनाया। और दूसरी बार उन्हें मौका मिला तो उन्होंने आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को, एक आदिवासी को, राष्ट्रपति बनाया। तो आप देखिए किस तरीके से सामाजिक समीकरण पार्टी रचती है कि तीनों ठीक है, तरीके के समुदाय की प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, आपके पास तुरंत लौटूंगा मनीष जी। विनम्र सेन सिंह लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। विनम्र सेन सिंह जी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि आरोप प्रत्यारोप भी जरूर हुए, चुनावी सभाओं में तमाम चीजें सुनने को मिली, देखने को मिली, काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग भी जनसभा में पहुंच रहे थे। अब आखिरी चरण के लिए मतदान होना है, 7वां चरण है। उस हिसाब से क्या परिस्थिति बनती हुई नजर आ सकती है यूपी की, खास तौर पर 13 सीटों के लिए? देखिए, खास तौर पर अगर यूपी की 13 सीटों की बात की जाए तो इसमें कोई बहुत विशेष बदलाव मुझे नहीं दिखाई पड़ता है। जी, इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि उत्तर प्रदेश में पहले भी भाजपा अपर एज थी, अभी भी इन 13 सीटों पर भी, जैसा कि बताया मनीष जी ने, कि इसमें से 2 सीटें वो सीटें हैं जो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की सीटें हैं। मैं योगी आदित्यनाथ की सीट इसलिए कह रहा हूं
क्योंकि वहां से वो बराबर सांसद हुआ करते थे और रवि किशन भी उन्हीं के नाम पर चुनाव जीतते हैं। तो इन दोनों सीटों की वजह से आसपास की सीटों पर भी प्रभाव, इस चरण के उत्तर प्रदेश की सारी सीटों पर इन दोनों सीटों के का प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा, जो सकारात्मक भाजपा के लिए मुझे दिखाई पड़ता है। दूसरी बात, अगर मतदान प्रतिशत के हिसाब से करें तो जरूर ये और 7वें चरण की में मतदान प्रतिशत चाहिए, क्योंकि मौसम, सूरज की तपिश और तेवर जिस प्रकार से और पिछले 6 चरणों में दिखाई पड़ा है, इस चरण में थोड़ा सा मुझे लगता है कि बादल और बारिश की आशंका के साथ मतदान प्रतिशत जरूर बढ़ना चाहिए इस 5वें चरण में। और उसका मतदान प्रतिशत बढ़ने की आशा इस वजह से भी है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने अपने लोकसभा में 10 लाख के मार्जिन से जीतने का लक्ष्य लिया। योगी आदित्यनाथ की सीट गोरखपुर, वहां भी लगभग यही लक्ष्य लिया गया कि 10 लाख के मार्जिन से रवि किशन को जिताकर भेजा जाए। ऐसे में एक 7वां और अंतिम चरण में चुनाव है, तो मतदाताओं में एक प्रकार का उत्साह जरूर हमको अंतिम चरण के चुनाव में दिखाई पड़ने की उम्मीद है। चलिए ठीक है, चंदौली से अविनाश तिवारी, आकाश यादव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आकाश का रुख कर लेते हैं, वाराणसी से जुड़े हुए हैं। आकाश, वाराणसी की अगर खासतौर पर बात करते हैं, काफी प्रचार प्रसार भी देखने को मिला, तैयारियां भी देखने को मिली। अब 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, क्या एक अपडेट अभी आपके पास है? बिल्कुल, देखिए 5 मिनट पहले ही प्रचार प्रसार थम चुका है, अब केवल डोर टू डोर कैंपेनिंग बाकी है। हालांकि प्रधानमंत्री यहाँ से खुद प्रत्याशी है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, जो केंद्रीय मंत्रालय है, वो पूरा डेरा बनारस में डाल चुका था। हालांकि लगातार जो बैठकें चल रही थी, तमाम होटलों में बैठक चल रही थी, उसके साथ ही जो बूथ लेवल, जो निचले लेवल कहा जाता है, बूथ लेवल के खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक कर रहे थे। तो किसी तरीके से केवल प्रधानमंत्री को जीत ही हासिल नहीं कराना है, जीत का एक बड़े मार्जिन हासिल करना है, जिसको लेकर लगातार बैठक चल रही थी, लगातार डोर टू डोर कैंपेनिंग चल रही थी। खुद स्मृति ईरानी ग्राउंड पे थी, गृह मंत्री अमित शाह बनारस में कई बार जनसभा की, कई लोगों के पास जो वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनके घर पे जाके बैठक की, फीडबैक लिए कि स्थिति क्या है। आखिर देखिए, भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि केवल ग्राउंड को देखना ही नहीं, ग्राउंड लेवल में बातें करनी, ग्राउंड उत्साह में कोई कार्य नहीं करना है। उन्होंने कई बार ऐसा देख भी चुका है, इसलिए ग्राउंड लेवल पे लगातार जिस तरीके से बैठक चल रही थी, जिस तरीके से फीडबैक चल रहा था, अब वो हालांकि प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेनिंग बाकी है। कल पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। 1 जून को सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रारंभ हो जाएगा। तो देखना दिलचस्प होगा कि जो नतीजे 4 जून को आएंगे वो चौंकाने वाले रहेंगे या फिर जिस तरीके से सोशल मीडिया में बातें चल रही हैं वो आएंगे। ठीक है, चंदौली का एक बार रुख कर लेते हैं। चंदौली से अविनाश तिवारी लगातार बने हुए हैं। अविनाश, इस तरीके से मौसम का इस बार बिल्कुल देखने को मिल रहा है अवनीश की स्थिति जो है काफी डामाडोल मौसम करता हुआ नजर आता है। गर्मी ज्यादा है, जिसके चलते जो मतदान करने के लिए लोग पहुंचते हैं उसमें जरूर इजाफा पहले के मुकाबले नहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस बार मौसम में थोड़ी ठंडक बनी हुई है, कई जिलों से जानकारी मिल रही है कि बरसात भी हो रही है। इसका असर देखने को मिलेगा क्या आप चंदौली में? डेफिनेटली मैं आपको बताऊं, चंदौली में अभी तक का जो मौसम है ऐसा नहीं है। हालांकि अनुमान लगाया जा रहा है कि जब मतदान होगा तो अब मौसम में बारिश हो सकता है, बारिश उस दिन हो तो डेफिनेटली अगर बारिश होगी, गर्मी कम होगी तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो डेफिनेटली जो कयास लगाए जा रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो बीजेपी को इसका डेफिनेटली फायदा मिलेगा। क्योंकि अगर चंदौली लोकसभा की बात करें तो 3 ग्रामीण क्षेत्र की विधानसभा है, बाकी जो बनारस की सीट है, शिवपुर की बात करें तो शहरी क्षेत्र है वहां पे। और चूंकि प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बनारस से, तो उसका इम्पैक्ट जरूर पड़ता है। और अगर हम लास्ट 2019 की बात करें तो शिवपुर और अजगरा जो विधानसभा है वहीं से जीत पाए थे डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, क्योंकि मार्जिन बहुत कम था। यहाँ की सीटों पे तो उतना असर नहीं दिखा था, क्योंकि उस बार की अगर बात करें तो सपा और बसपा दोनों ज्वाइंट में चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, तो इसका भी माइलेज मिलने का आसार है। जी ठीक है, सुशील आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले मनीष अग्रवाल का एक बार रुख कर लेते हैं। मनीष जी, इस तरीके से 13 सीटों के लिए हमने जिक्र किया, 13 में से खासतौर पर सेफ सीट कितनी मानी जा रही है बीजेपी के लिए? देखिए, एकाध सीट की मैं बात नहीं करता, वो आकलन का परिप्रेक्ष्य है। जैसे अभी आपके संवाददाता कह रहे थे कि पिछली बार जो भी वोटिंग थी उसके पैटर्न में सपा और बीएसपी एक साथ थी। आज हमें ये देखना पड़ेगा
कि मायावती जी का जो दलित वोट बैंक है 12-13% का, वो अपने आप में सकता है। बहुत मुश्किल है इधर से उधर ट्रांसफर होना। तो अखिलेश यादव जी के पास इस बार वो वोट बैंक नहीं होगा जो पिछली बार बहन जी का था। हमें यही देखना है कि वो दलित किस तरफ रुख करते हैं। उम्मीद है कि वो कुछ दलित बीजेपी की तरफ रुख करेंगे, लेकिन वो चेंज सपा की तरफ नहीं करेंगे। तो सारी सीटों पे रिजल्ट अच्छा आएगा, क्योंकि पिछली बार जो फॉर्मेडेबल अलायंस कहा जाता था, वैसे कोई आज पिक्चर यूपी में नहीं है। कांग्रेस के पास तो बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, और कांग्रेस और सपा का वोटर मोर और लेस सेम है, क्योंकि एक विशेष जाति को टारगेट करते हैं। पार्टी जो है कांग्रेस के संग कोलैबोरेशन नहीं करना चाहती। बंगाल में नहीं हो पाया, 1 तारीख को आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं करा है, कांग्रेस सेकंड है। 3 चीजों का बदलाव देखने को मिलता है। एक तो प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी चीज बोली है। पिछली बार वो इलेक्शन में कहते थे कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस बार उन्होंने इस नैरेटिव को चेंज करा है कि ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जिन लोगों ने खाया है उसे निकाल के लाके वापस जनता तक पहुंचाऊंगा। तो मुझे लगता है इसका भी कुछ इम्पैक्ट हमें चुनावों में दिखना चाहिए, क्योंकि इधर पिछले कुछ दिनों में ईडी सीबीआई ने बहुत भारी मात्रा में कैश पकड़ा है, और लोगों के पास को किसी न किसी तरह सरकार के संसाधनों के थ्रू, योजनाओं के थ्रू वापस पहुंचाया जाएगा। तो मुझे लगता है करप्शन भी एक बड़ा मुद्दा है जो इसमें बीजेपी को फेवर करेगा। और मोर और लेस बस बीएसपी के वोट प्रतिशत पे हमें थोड़ी सी निगाह रखनी है ठीक कि है। वो किस तरीके का आता है। ठीक है। सुशील लगातार बने हुए हैं गोरखपुर से। सुशील, जिस तरीके से अब मतदान जो है वो यहाँ पर किया जाएगा, उसको लेकर अभी जरा तैयारी और क्या चल रही है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है? देखिए, मतदान को लेकर के जो प्रशासन की तैयारी थी वो लगभग पूरी हो गई है। विश्वविद्यालय में सारी ईवीएम मशीन और वीवीपैट को रखा गया है और स्ट्रांग रूम में, और बाकायदे कल जब पोलिंग पार्टियां वहां पर पहुंचेंगी तो सभी पोलिंग पार्टियों को अपने बूथ के हिसाब से उन्हें जो है पीठासीन अधिकारी और जो तमाम मतदान कर्मी हैं और सुरक्षा के जो लोग हैं उन्हें जो है बाकायदे बस के जरिए उनके बूथों तक पहुंचाने की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सभी बूथों पर सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आरएसएफ से लेकर के तमाम नागालैंड की जो फोर्स है वो मौजूद है। पीएससी के साथ साथ तमाम जो पुलिस जो महकमा है उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। यानी कह सकते हैं कि मतदान को लेकर और खासकर सकुशल जो है मतदान कराने के लिए चुनाव आयोग की तरफ जो निर्देशित किया गया था उसका पालन कराने के लिए सभी की जिम्मेदारी तय कर ली गई है। और जब कल पोलिंग पार्टी अपने अपने बूथ के लिए रवाना होंगी तो देर शाम सभी पोलिंग पार्टियां अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी और अगले दिन 1 जून को सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और बाकायदे शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा। और ये जरूर है कि थोड़े धूप के कारण जो है भीषण गर्मी के कारण लोगों को या मतदाताओं को थोड़ी परेशानी जरूर होगी, लेकिन ज्यादातर अपील ये की जा रही है कि सुबह और शाम के वक्त मतदाता ज्यादा से ज्यादा घर से निकले और अपने मत का प्रयोग करे। तो ये कह सकते हैं कि मतदान को लेकर के पूरी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि लोकसभा चुनाव 2024 के ये आखिरी फेज है और आखिरी फेज का जो 7वें चरण का जो चुनाव है वो 1 जून को होगा। तो ऐसे में पूरी तैयारी कर ली गई है और कल जब पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी अपने बूथ के लिए उसके बाद से अपने बूथों पर जाकर के इस पूरे सकुशल सुरक्षित मतदान कराने के लिए जो निर्देशित अधिकारी और चुनाव आयोग की तरफ से उन्हें किया गया है उस हिसाब से वो मतदान कराएंगे। ठीक है। विनम्र सेन लगातार बने हुए हमारे साथ। विनम्र सेन जी, इस तरीके से पूर्वांचल में 5 प्रधानमंत्री दिए हैं इस देश को। अब इन सीटों की अगर खासतौर पर बात कर लेते हैं, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया काफी विशेष महत्व रखती हैं। क्या स्थिति भी और बन सकती है आखिरी चरण के लिए, क्योंकि आखिरी चरण में कुछ ऐसी खास सीटें हैं जो विशेष महत्व रख रही हैं इस बार? देखिए, उत्तर प्रदेश की ये 13 सीटें जो आखिरी चरण में हैं, ये 13 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। देवरिया एक बड़ी पॉपुलर सीट रही है। बनारस और गोरखपुर बड़ी रोचक सीट है। इसी तरह से महाराजगंज से पूर्व मंत्री रहे, चंदौली में वर्तमान मंत्री हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। इस दृष्टि से ये सारी सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ऐसे में एक चीज मेरे ध्यान में आ रही थी, 7वें चरण में जब चुनाव अंतिम दौर पर है, अपने परसों चुनाव लोकसभा का 2024 का चुनाव समाप्त हो जाएगा। ऐसे में मेरे ध्यान में एक चीज आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो टॉप लीडर है वो नरेंद्र मोदी हैं, जो प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 10 साल से प्रधानमंत्री हैं और विदेश से लेकर भारत में उनकी लोकप्रियता और व्यस्तता दोनों का अनुमान करना कठिन है कि कितनी ज्यादा है। उसके बावजूद उन्होंने 154 रैली की। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो वुड बी प्रधानमंत्री हैं,
उन्होंने केवल और केवल 60 रैलियां की पूरे देश भर में 7 चरणों में, जो कि सातों चरण के चुनाव प्रचार समाप्त हो चुके। जी अखिलेश यादव ने केवल 90 रैली की। दोनों को मिला दिया जाए तो भी नरेंद्र मोदी के बराबर में वो रैली नहीं कर पाए। ऐसे में आप सोचिए कि कितनी मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने सातों चरण के चुनाव में की होगी। केवल जवानी जमा खर्च करके सपा के नेता और कांग्रेस के नेता अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं या हराने का सपना देख रहे हैं, तो यह कितना सच होगा और कितना झूठ होगा ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। लेकिन हम सब उसका अनुमान एक देख सकते हैं कि कैसे हम दूसरे नरेंद्र मोदी को टक्कर देने वाली पार्टियां कैसे उनके सामने खड़ी हो रही हैं, कितना प्रयास कर रहे हैं, कितने लड़ने के लिए जज्बा दिखा रहे हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि जीत के लिए तो हर कोई मेहनत करता है, लेकिन जीत के बाद भी मेहनत करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, जो बीजेपी कर रही है, जिस तरीके से आपने बताया। वाराणसी का रुख कर लेते हैं, आकाश यादव लगातार बने हुए हैं। आकाश, तैयारियां अभी कैसी चल रही हैं और क्या कुछ खास देखने को मिल रहा है? प्रशासन क्या कुछ इंतजाम कर रहा है? देखिए, तैयारियां बिल्कुल ठीक है। हालांकि प्रचार प्रसार थम गया। अब जो जिम्मेदारी है प्रशासन के कंधों पे जिम्मेदारी है, क्योंकि सकुशल वोट कराना है। लगभग 3043 जो मतदेय स्थल उसको बनाया गया है। मतदान केंद्र जो है 1235 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। उसके साथ जो फोर्स है वो बाहर से मंगा लिए गए हैं। तो तैयारियां पूरी हैं। कल पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी, जो मतदान स्थल है वहां पर पहुंचेंगे। तो तमाम तरीके की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभिक तरीके से चल रही है। जो अधिकारियों की बैठक है वो भी चल रही है। तैयारियां जो है वो पूरी है। केवल ये देखना है कि 1 जून को जो मतदान पड़ते हैं, 13 जून जो 13 सीटें हैं यूपी के, इन सीटों पे भारतीय जनता पार्टी कितना काबिज होती है। क्योंकि 2019 के आंकड़े की बात करूं प्रद्युम्न, तो 2019 में 11 सीट भारतीय जनता पार्टी उसके सहयोगी पार्टी पर उनका जो कब्जा था वो बरकरार रहेगा या नहीं। क्योंकि देखिए 2024 में कई ग्राउंड लेवल की बात करें तो कई ऐसे प्रत्याशी है जिससे जनता नाराज है। हालांकि नाराजगी दूर करने के लिए खुद प्रधानमंत्री बनारस से प्रत्याशी बनाए गए हैं। और बनारस में जो विकास हुआ, पूर्वांचल को विकास भी उस विकास ने धार दिया है। शायद इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कार्यकर्ता है, जो पदाधिकारी हैं, जो नाराज लोग हैं, उनसे मिलकर उनसे नाराजगी खत्म करने की बात चल रही है। ठीक है, चंदौली का एक बार रुख कर लेते हैं। चंदौली से अवनीश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, इस तरीके से आप बता भी रहे थे कि अभी तैयारी फिलहाल पूरी कर ली गई है, लेकिन लोगों में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताऊं, लोगों में उत्साह है। जिनको वोट करना है, कुछ यूथ है, उनके अलग अपने इम्पैक्ट हैं, किसको लेके क्या लेके वोट करेंगे। जो बाकी महिलाएं, सबको अपना वोट करने का है और वोट करेंगे भी डेफिनेटली। और उत्साह है कि 7वें फेज में, लास्ट में है और बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा नतीजों के लिए, क्योंकि 1 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन हो जाएगा और 2 और 3 को वेट करना और 4 को नतीजे भी आ जाएंगे। तो इसलिए लोगों को बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि जो तैयारियां हैं वो पूरी है। यहाँ मंडी समिति, वहाँ से ईवीएम और ईवीएम रखे गए, तो कल पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी अपने बस्ते लेके। तो और डेफिनेटली जो प्रशासन के ऊपर जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है और सारी जिम्मेदारियां, वो पूरी जिम्मेदारियों के लिए प्रशासन की अगर बात करें तो पूर्णतः तैयार है। बाहर से फोर्सेस मंगा ली गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस भी है। तो डेफिनेटली अगर देखा जाए तो जो मतदान है वो आराम से स्मूथली मतदान की प्रक्रिया है वो हो पाएगी। जी चलिए, ठीक है। सुशील का रुख कर लेते हैं, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सुशील, जिस तरीके से गोरखपुर सीट भी काफी विशेष महत्व रखती है और देखने को भी मिला है कि बीजेपी का बोलबाला यहाँ पर शुरू से ही देखने को मिला है, इस बार भी स्थिति यही बन सकती है? देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने, चूंकि मैंने बताया कि अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति पूर्वांचल से होकर गुजरती है तो पूर्वांचल की राजनीति गोरखपुर के मठ से होकर गुजरती है। और यही वजह है कि पिछले कई सालों का आप आंकड़ा देखेंगे तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के मेयर भी रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी रहे हैं। और ज्यादातर जो पार्षद रहते हैं या जो ग्राम प्रधान रहते हैं वो भी ज्यादा संख्या में भारतीय जनता पार्टी के रहते हैं। तो जाहिर तौर से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो मठ से जिसको आशीर्वाद मिलता है वही यहाँ पे प्रत्याशी बनता है और उसी को जो है जीत का सेहरा मिलता है। पिछली बार से आप देख लीजिए, लगातार चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बतौर सांसद थे तब भी लगातार वो जीत हासिल करते आए थे। और उसके बाद अब जब रवि किशन है तो पिछली बार भी उन्हें यहाँ का जनता का समर्थन मिला था और उसके बाद से इस बार भी। और रवि किशन इस बात को समझ भी रहे हैं, इसलिए वो बार बार अपने मंचों से कह रहे हैं कि ये मैं नहीं लड़ रहा हूं बल्कि मंदिर चुनाव लड़ रहा है और मंदिर की सीट मंदिर में देना है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से जो आम जनता है, खासकर शहरी वोटर की अगर बात करें, जो शहरी वोटर है वो तकरीबन 30 लाख जो है 96,000 के आसपास है।
है वो सभी शहरी वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही वोट करता है, बस वोट प्रतिशत बढ़ना चाहिए। वैसे ही अगर गोरखपुर के लोकसभा यानी लोकसभा सीट की अगर बात संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां पर कमलेश पासवान भी पिछले 3 बार से एमपी रहे हैं, इस बार चौथी बार मैदान में है और उनके सामने एनडीए गठबंधन के सदल प्रसाद है। वहां भी तकरीबन 18,20,000 के आसपास जो वोटर हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो ऐसे में आप समझिए कि चाहे वो बांसगांव हो लोकसभा क्षेत्र या फिर सदर हो, वहां जीतती भारतीय जनता पार्टी ही आई है। अब इस बार का जो वोटर है वो थोड़ा साइलेंट है, लेकिन इस बार वो वोटर क्या कुछ करता है वो आने वाली 4 तारीख बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि कल के मुख्यमंत्री के रोड शो से जो है तस्वीरें जरूर बदलती हुई नजर आएंगी। कुछ संदेश देता हुआ वो रोड शो नजर आया, जो एक जन सैलाब मुझे देखने को मिला। चारों तरफ केवल जो है पुष्पों की वर्षा की जा रही थी उस रोड शो में, यानी वो जो शहरी मतदाता है वो अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए खड़ा था, अपने मुख्यमंत्री को देखने के लिए उनकी दीदार करने के लिए खड़ा था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो दोनों लोकसभा की सीटें हैं वो किस तरफ और कैसे जाने वाली है। चलिए ठीक है, मनीष जी को एक बार रुक कर लेते हैं। मनीष जी, साइलेंट वोटर इस बार खेल बिगाड़ सकते हैं क्या? नहीं, ये हमारा आपका परसेप्शन बन रहा है। मैं आपको फिर बताता हूँ, 2019 में 90 करोड़ मतदाता थे, इस बार 97 करोड़ के लगभग मतदाता है। अगर आप वोटिंग परसेंटेज में 2-3% का ड्रॉप देख रहे हैं तो वो माना जा सकता है, लेकिन अगर आप डेटा से स्टडी करेंगे तो नंबर ऑफ पोल्ड वोट्स उतने हैं जो 2019 में थे। अब वोट उतने ही हैं जो 2019 में थे, तो कोई असामान्य बदलाव नहीं दिख रहा कि एंटी इनकम्बेंसी का कोई वोटर निकल रहा हो। हाँ, ये प्रो इनकम्बेंसी की नहीं दिख रही कि कोई बहुत ज्यादा वोट में परिवर्तन आ रहा हो। ठीक है, इसलिए बनारस गोरखपुर जैसी सीटों पे थोड़ा ज्यादा मेहनत करी जा रही है। तो पोल्ड वोट है उनसे विनिंग मार्जिन कैसे बढ़ाया जाए। चलिए ठीक है।